नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल विजार्ड एकेडमी पर। दोस्तों, भारतीय भूगोल की श्रृंखला में हम भारत के भौतिक प्रदेश का अध्ययन कर रहे हैं और भारत के भौतिक प्रदेश में इसके पहले की कक्षाओं में आपने उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के संबंध में अध्ययन किया और उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में भी ये जो उसके 4 प्रमुख भाग रहे उसमें ट्रांस हिमालय और बृहद अथवा महान हिमालय, इनका आपने अध्ययन कर लिया है। आज भारत के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत हम लघु अथवा मध्य हिमालय की आपसे बातचीत करेंगे। लघु अथवा मध्य हिमालय की हम आपसे बातचीत करेंगे और इसके पहले आपको ध्यान होगा, आपने कुछ इस कदर ये ट्रांस हिमालय वाला क्षेत्र पढ़ा होगा। इसे ट्रांस हिमालय की संज्ञा दी गई होगी, जिसमें आपने देखा होगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ये पर्वत श्रेणियाँ रही। और ट्रांस हिमालय के बाद फिर आपने इसके पहले यानी कल देखा होगा कि कुछ इस तरह की आकृति का एक और भी हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र रहा, जिसे बृहद अथवा महान हिमालय की संज्ञा दी गई। तो ये हमने कहा ट्रांस हिमालय वाला क्षेत्र रहा, और ये जिसके बारे में आपने इसके ठीक पहले वाली क्लास में अध्ययन किया था, ये बृहद अथवा महान हिमालय वाला क्षेत्र रहा। और आपने ये भी देखा होगा कि बृहद अथवा महान हिमालय वाला जो क्षेत्र रहा उस संपूर्ण हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र का सर्वाधिक ऊंचा क्षेत्र रहा। और उसमें भी जो मध्य भाग रहा उसमें विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट और उसके अतिरिक्त अन्य तमाम सारी ये पर्वत चोटियों के बारे में आपने अध्ययन किया होगा। आज चूँकि आपने ट्रांस हिमालय के बारे में अध्ययन कर रखा है, बृहद हिमालय को भी आपने पढ़ रखा है। आज हम बात करेंगे लघु अथवा मध्य हिमालय की। तो देखिए दोस्तों, देखिएगा, ये जो लघु अथवा मध्य हिमालय है, ये बृहद हिमालय के दक्षिण, लघु अथवा मध्य हिमालय जो है, हमने कहा ये बृहद हिमालय के दक्षिण और शिवालिक हिमालय, बृहद अथवा महान हिमालय के दक्षिण और ये शिवालिक हिमालय के उत्तर में इसी के समानांतर फैला हुआ है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये वाला जो क्षेत्र होगा ये लघु अथवा मध्य हिमालय वाला क्षेत्र होगा। वापस देखेंगे, हमने कहा यहाँ से ऊपर ये ट्रांस हिमालय वाला क्षेत्र होगा, उसके ठीक नीचे बृहद अथवा महान हिमालय नामचा पर्वतक, और उसके बाद बृहद हिमालय के दक्षिण और शिवालिक हिमालय के उत्तर, इनके समानांतर ये लघु अथवा मध्य हिमालय का विस्तार है। सबसे पहले लघु अथवा मध्य हिमालय के हम विस्तार के बारे में आपसे बातचीत करें तो ध्यान दें, ये जो लघु अथवा मध्य हिमालय है, इसके विस्तार की बातचीत करें तो इसकी जो औसत लंबाई होगी वो बृहद हिमालय के समानांतर ही लगभग 2500 किलोमीटर की होगी। और इसके अतिरिक्त लघु हिमालय के चौड़ाई के बारे में आपसे बातचीत करें तो चूँकि इसकी चौड़ाई डिफरेंट है, और ध्यान देंगे इसकी चौड़ाई लगभग 80 से 100 किलोमीटर की है। यानी कहने का सेंस ये है कि ये जो लघु अथवा मध्य हिमालय है, इसकी चौड़ाई कहीं यानी किसी स्थान पर बृहद हिमालय की तुलना में भी ज़्यादा है। और इसके अतिरिक्त लघु हिमालय की जो ऊंचाई है, लघु हिमालय की जो ऊंचाई है, ये 1800 से लेकर लगभग 3000 मीटर तक की है।
1800 से लेकर के लगभग 3000 मीटर तक की है। और ध्यान दें, लघु हिमालय के और अधिक विस्तार के बारे में हम आपसे बातचीत करें तो लघु हिमालय के और विस्तार के बारे में आपसे बातचीत करें तो आपने पढ़ा होगा नंगा पर्वत, और उसी नंगा पर्वत के दक्षिण में यहाँ पर एक और पर्वत श्रृंखला का विस्तार है, जिसे पीर पंजाल श्रेणी की संज्ञा दी जाती है। आप ध्यान देंगे, इसे हमने कहा ये पीर पंजाल श्रेणी है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है जो कि मध्य हिमालय का हिस्सा है। और इसी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के और दक्षिण तथा पूर्व में लघु हिमालय वाले क्षेत्र में ही पीर पंजाल श्रेणी के और दक्षिण तथा पूर्व में धौलाधार पर्वत श्रेणी का विस्तार है। ध्यान देंगे साथियों, यहाँ पर ये धौलाधार पर्वत श्रेणी का विस्तार होगा, धौलाधार पर्वत श्रेणी। और ये जो धौलाधार पर्वत श्रेणी होगी, ये धौलाधार पर्वत श्रेणी होगी, धौलाधार। और हमने कहा ये जो धौलाधार पर्वत श्रेणी है, धौलाधार पर्वत श्रेणी पर ही हिमाचल प्रदेश की राजधानी ये शिमला नगर स्थित है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी हमने कहा ये शिमला नगर यहीं पर स्थित है, शिमला नगर यहीं पर स्थित है। और कुछ इस तरह से होगा, ये आइए, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला नगर यहीं पर स्थित होगा। और इसके अतिरिक्त ध्यान दें, अभी जो हम आपसे बातचीत कर रहे थे इस पीर पंजाल श्रेणी के बारे में, पीर पंजाल श्रेणी के बारे में हम आपसे जो बातचीत कर रहे हैं, ये पीर पंजाल श्रेणी पर दो प्रमुख चर्चित दर्रे स्थित हैं जो ज़्यादातर बार आपका एग्जामिनर आपसे पूछता है। और इन दर्रों में आपने एक तो इस पर्वत श्रेणी के नाम के आधार पर इस दर्रे का नाम ही पीर पंजाल दर्रा रख दिया गया है। हमने कहा इस पर्वत श्रेणी के नाम के आधार पर इस दर्रे का नाम ही पीर पंजाल दर्रा रख दिया गया है। और दूसरा दर्रा जो सबसे ज़्यादा चर्चित है, इस दर्रे का नाम बनिहाल दर्रा। आपने सुना होगा, इस दर्रे का नाम बनिहाल दर्रा है। और ये बनिहाल दर्रा, ध्यान देंगे आप, लघु अथवा मध्य हिमालय में स्थित है। और ये हमने इसके पहले वाली क्लास में भी आपसे बातचीत की होगी। बनिहाल दर्रा ज़्यादातर इस वजह से चर्चित है क्योंकि इसी बनिहाल दर्रे से होकर के जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाला जो मार्ग है वो होकर के गुजरता है। बनिहाल दर्रे से ही जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाला मार्ग होकर के गुजरता है। और साथ ही साथ इसी बनिहाल दर्रे से होकर के जवाहर सुरंग गुजरती है। तो इस तरह से आपने देखा कि लघु अथवा मध्य हिमालय का जो पश्चिमी विस्तार है वो पीर पंजाल श्रेणी है। और इस पीर पंजाल श्रेणी पर दो प्रमुख चर्चित दर्रे, एक पीर पंजाल और दूसरे का नाम बनिहाल दर्रा रहा, जो कि यहीं पर स्थित हैं। और इसके अतिरिक्त हमने आपसे बातचीत की पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिण और पूर्व में धौलाधार पर्वत श्रेणी का विस्तार है। ये जो धौलाधार पर्वत श्रेणी है, हमने कहा इसी धौलाधार पर्वत श्रेणी पर ही यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, ये शिमला नगर स्थित है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला नगर स्थित है। और उसके अतिरिक्त ये धौलाधार पर्वत श्रेणी की अगर आप और आगे जाएंगे, धौलाधार पर्वत श्रेणी के अगर आप और आगे जाते हैं तो कुछ अन्य प्रमुख श्रेणियों का विस्तार मिलेगा, जिनमें नाग श्रेणी,
रीवा श्रेणी, मसूरी श्रेणी आदि प्रमुख हैं। हमने कहा धौलाधार पर्वत श्रेणी के और अगर आगे जाएंगे तो कुछ अन्य श्रेणियों का विस्तार मिलेगा, जिसमें नाग श्रेणी, मसूरी श्रेणी, रीवा श्रेणी आदि प्रमुख हैं। और इसके अतिरिक्त लघु अथवा मध्य हिमालय के, लघु अथवा मध्य हिमालय के इस ढालदार वाले क्षेत्रों में, लघु अथवा मध्य हिमालय के इस ढालदार वाले क्षेत्रों में कुछ प्रमुख स्वास्थ्यवर्धक पर्यटक स्थल स्थित हैं। हमने कहा कुछ प्रमुख स्वास्थ्यवर्धक पर्यटक स्थल स्थित हैं। यहाँ से भी आपका एग्जामिनर पूछता है, वो किसी एक पर्यटक स्थल का नाम दे करके आपसे संबंधित राज्य का नाम पूछेगा, अथवा निम्न में से किस हिमालय में स्थित है, इस प्रकार के प्रश्न पूछता है। तो आइए देखिएगा, हम बात करें पर्यटक स्थलों के बारे में, तो कुछ प्रमुख पर्यटक स्थल जो कि ये हिमाचल प्रदेश में है, इसमें आपने नाम सुना होगा कुल्लू चूँकि पर्यटक स्थल है। कुल्लू के अतिरिक्त आपने नाम सुना होगा मनाली के अतिरिक्त आपने नाम सुना होगा शिमला के अतिरिक्त आपने नाम सुना होगा डलहौजी के अतिरिक्त आपने धर्मशाला का नाम सुना होगा, जो कि एक चर्चित क्रिकेट स्टेडियम भी है। तो ये कुछ प्रमुख स्वास्थ्यवर्धक पर्यटक स्थल हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। और इसके अतिरिक्त लघु अथवा मध्य हिमालय का चूँकि विस्तार उत्तराखंड राज्य में भी है, तो कुछ प्रमुख पर्यटक स्थल जो कि स्वास्थ्यवर्धक हैं उत्तराखंड राज्य में भी हैं। और उत्तराखंड राज्य के अगर पर्यटक स्थलों की आपसे बातचीत की जाए तो आपने नाम सुना होगा मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, हरिद्वार। और नेपाल में अगर आप जाएंगे तो नेपाल में भी पर्यटक स्थल हैं, जिनमें नेपाल की कैपिटल काठमांडू और एक चर्चित स्थल पोखरा है। तो ध्यान देंगे, काठमांडू और पोखरा ये दोनों नेपाल में होंगे। उसके अतिरिक्त मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, हरिद्वार ये सब के सब उत्तराखंड, और कुल्लू, मनाली, शिमला, डलहौजी, धर्मशाला ये सब के सब हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित होंगे, जो कि लघु अथवा मध्य हिमालय में ही स्थित हैं। और इसके अतिरिक्त ध्यान दें, ये जो लघु अथवा मध्य हिमालय है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर राज्य में कुछ छोटे छोटे मुलायम घास के मैदान भी स्थित हैं। और इन घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग की संज्ञा दी जाती है। और हमने कहा ये जो घास के मैदानों को ही जम्मू कश्मीर में मर्ग की संज्ञा दी जाती है। और इसी मर्ग के, चूँकि ये घास के मैदान है, इसी के आधार पर इनका नामकरण हुआ। आपने सुना होगा गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग, ये सब के सब इनका नामकरण इसी मर्ग जो कि घास के मैदान हैं, इन्हीं के आधार पर उनका नामकरण हुआ है। और जो घास के मैदान ये हिमाचल प्रदेश में होंगे, उन्हें बुग्याल अथवा पयार कहते हैं। ध्यान देंगे, हमने कहा जो नरम अथवा मुलायम घास के मैदान जम्मू कश्मीर में, उन्हें मर्ग की संज्ञा दी गई है, जिनसे टनमर्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग का नामकरण हुआ है। और इन्हें हिमाचल प्रदेश राज्य में बुग्याल अथवा पयार की संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ से भी एग्जामिनर आपका पूछता है कि जम्मू कश्मीर राज्य में मुलायम घास के मैदानों को क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना होगा उन्हें मर्ग कहते हैं। और उन्हीं घास के मैदानों को यहाँ पर बुग्याल अथवा पयार कहा जाता है। अब देखिएगा, ये तो हमने आपसे बातचीत की लघु अथवा मध्य हिमालय के बारे में, चूँकि इसमें बहुत विशेष कुछ नहीं है एग्ज़ाम ओरिएंटेड, बाकी आप कितना भी पढ़ेंगे, चूँकि ये जीएस है। और लघु अथवा मध्य हिमालय के बाद आइए हम अगले हिमालय की बात कर लेते हैं।
आइए हम अगले हिमालय यानी हिमालय का जो ये आखिरी भाग है, हिमालय के जो ये आखिरी भाग है जिसे आपने शिवालिक अथवा बा हिमालय की संज्ञा दी है, तो आइए अब हम शिवालिक अथवा बा हिमालय की बातचीत कर लेते हैं आपसे। शिवालिक अथवा बा हिमालय, शिवालिक अथवा बाह्य हिमालय, देखिएगा ये शिवालिक अथवा बाह्य हिमालय। यहाँ पर हमने आपसे बातचीत की, ऊपर ये ट्रांस हिमालय वाला क्षेत्र रहा, बीच में ये बीच में ये बृहद अथवा महान हिमालय वाला क्षेत्र रहा, और बृहद अथवा महान हिमालय के और दक्षिण में ये जो आप देख पा रहे हैं ये लघु अथवा मध्य हिमालय का क्षेत्र है। और लघु अथवा मध्य हिमालय के अगर आप और दक्षिण की दिशा में जाते हैं, लघु अथवा मध्य हिमालय के ठीक दक्षिण में पंजाब में पोतवार बेसिन से शुरू होकर के, हमने कहा ये पंजाब में पोतवार बेसिन से शुरू होकर के और बिहार राज्य के कोसी नदी या कोसी नदी के मुहाने तक, यहीं तक ये आपके शिवालिक अथवा बा हिमालय का विस्तार है। हमने कहा यहीं तक ये शिवालिक अथवा बा हिमालय का विस्तार है। ये आपका शिवालिक अथवा बा हिमालय है, शिवालिक अथवा बा हिमालय है। और ध्यान देंगे शिवालिक अथवा बा हिमालय के अगर आप विस्तार की बातचीत करें, वापस हमने कहा ये पंजाब में पोतवार बेसिन से शुरू होकर के, पंजाब में पोतवार बेसिन से शुरू होकर के और कोसी नदी या कोसी बेसिन तक इसका विस्तार है। इसके आगे जो शिवालिक अथवा बा हिमालय है ये लघु अथवा मध्य हिमालय में विलीन हो जाता है, और पुनः आगे फिर कुछ अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में श्रेणियाँ भी हैं जिनके बारे में हम आपसे बातचीत बाद में करेंगे। अभी अगर शिवालिक अथवा बा हिमालय के आपसे विस्तार की बातचीत करें तो ध्यान दें शिवालिक अथवा बा हिमालय की जो चौड़ाई होगी, शिवालिक अथवा बा हिमालय की जो चौड़ाई होगी, ये लगभग 15 से 20 किलोमीटर की है, 15 से 20 किलोमीटर की है। और इसकी जो ऊंचाई है, और इसकी जो ऊंचाई होगी, इसकी ऊंचाई 900 से 1200 मीटर के आसपास है। यानी हमने कहा शिवालिक अथवा बा हिमालय की चौड़ाई 15 से 20 किलोमीटर, लगभग 15 से 20 किलोमीटर, और इसकी जो ऊंचाई है ये 900 से 1200 मीटर तक है। इसके विस्तार के बारे में हमने आपसे कहा, पंजाब में पोतवार बेसिन से लेकर के ये कोसी नदी के या कोसी बेसिन तक इसका विस्तार है। इसके आगे ये लघु अथवा मध्य हिमालय में विलीन हो जाता है। अब इसमें देखिएगा, इसमें आप ध्यान से देखेंगे ये जो शिवालिक अथवा बा हिमालय है इसे एक अन्य संज्ञा भी दी जाती है, इसे उप हिमालय भी कहा जाता है। शिवालिक अथवा जो बा हिमालय है इसे उप हिमालय भी कहा जाता है। और इस उप हिमालय वाले क्षेत्र में जो पश्चिम और मध्य में क्षेत्र हैं, उप हिमालय वाले क्षेत्र में जो पश्चिम और मध्य में यानी यहाँ के जो क्षेत्र हैं इन्हें तो दून की संज्ञा दी जाती है। नोटिस करेंगे पश्चिम और मध्य के क्षेत्र में हमने कहा जो अनेक घाटियाँ हैं उन घाटियों को दून की संज्ञा दी जाती है, और इन्हीं घाटियों को इधर और पूर्व में द्वार की संज्ञा दी जाती है। वापस देखिए हमने कहा शिवालिक अथवा बा हिमालय अथवा उप हिमालय में पश्चिम और मध्य के क्षेत्र में जो घाटियां हैं उन्हें दून कहा जाता है, और जो पूर्व में स्थित घाटियां हैं उन्हें द्वार की संज्ञा दी जाती है। और इसी दून के आधार पर उत्तराखंड की जो कैपिटल देहरादून है उसका नामकरण रखा गया है, और इस द्वार के आधार पर हरिद्वार, आपने नाम सुना होगा, तो इस तरह से देहरादून और हरिद्वार कुछ इस तरह से ये मैदानी क्षेत्र होंगे। ये हम आपसे बातचीत कर रहे थे शिवालिक अथवा बाह्य अथवा उप हिमालय के बारे में। बाकी यहाँ से आपके एग्जामिनर विशेष आपसे कुछ नहीं पूछेगा। हाँ, एक चीज़ आप बेशक नोटिस करेंगे, एक चीज़ हमने कहा आप बेशक नोटिस करेंगे,
ये जो आपका ट्रांस हिमालय है, संभवतः हमने आपको बताया होगा, ट्रांस हिमालय आप देख पा रहे होंगे, ट्रांस हिमालय आप देख पा रहे होंगे कुछ इस वाली लाइन के द्वारा, कुछ इस वाली लाइन के द्वारा ये बृहद अथवा महान हिमालय से पृथक हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से चूंकि एग्जामिनर आपका आपसे अधिकतम बार प्रश्न पूछा है, तो ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं, ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं जिससे ट्रांस और बृहद हिमालय दोनों एक दूसरे से पृथक हो रहे हैं, इसे सचर जोन अथवा हिंज लाइन की संज्ञा दी जाती है। यानी कहने का सेंस है, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि सचर जोन अथवा हिंज लाइन निम्न में से किसको परस्पर पृथक करती है, तो आप याद रखेंगे कि सचर जोन अथवा हिंज लाइन ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय यानी महान हिमालय को एक दूसरे से परस्पर अलग करती है। और इसके अतिरिक्त ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच, महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच ये जो इस तरह की रेखा आप देख पा रहे हैं, जिसके माध्यम से ये दोनों परस्पर पृथक हो रहे हैं, इसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट की संज्ञा दी जाती है। इसे हमने कहा, ये चलिए यहाँ से देख लेते हैं, ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट की संज्ञा दी जाती है। अर्थात मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा ये बृहद हिमालय और मध्य हिमालय अथवा महान हिमालय और लघु हिमालय एक दूसरे से अलग होते हैं। अगर इस तरह का एग्जामिनर कभी भी प्रश्न आपसे पूछे कि महान और लघु हिमालय एक दूसरे से निम्न में से किस रेखा द्वारा अलग होते हैं या निम्न में से किसके द्वारा अलग होते हैं, तो आपका जवाब मेन सेंट्रल थ्रस्ट होगा। और इसमें आप ये किया और देख पा रहे होंगे, एक चीज़ ये आप और देख पा रहे होंगे, ये वाली लाइन जिससे चूंकि लघु अथवा मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय एक दूसरे से पृथक हो रहे हैं, शिवालिक अथवा बाह्य हिमालय एक दूसरे से पृथक हो रहे हैं, इसे मेन बाउंड्री थ्रस्ट की संज्ञा दी गई है। यानी मेन बाउंड्री थ्रस्ट जो है, ये लघु अथवा मध्य हिमालय और शिवालिक अथवा बाह्य हिमालय को एक दूसरे से अलग करती है। तो साथियों, इस तरह से ये जो भारत के भौतिक प्रदेश में पहला भौतिक प्रदेश उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, उसके जो 4 प्रमुख भाग रहे, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, इसके बारे में हमने आपसे कंप्लीटली बातचीत की। उम्मीद है ये चीज़ें संतोषजनक होंगी। आइए अब इसके बाद हम आपसे बातचीत करते हैं, ये नदी घाटियों के आधार पर हिमालय पर्वत के वर्गीकरण के बारे में। नदी घाटी के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण, नदी घाटी के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। तो सबसे पहला प्रश्न तो दोस्तों यही है कि किस भूगर्भ शास्त्री ने नदी घाटी के आधार पर हिमालय पर्वत का वर्गीकरण किया। तो आपने पढ़ा होगा संभवतः एक भूगर्भ शास्त्री रहे सिडनी बुरार्ड। क्या नाम रहा इनका? सिडनी बुरार्ड महोदय ने ही नदी घाटी के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किया है। तो आइए देखते हैं सिडनी बुरार्ड महोदय का ये हिमालय का वर्गीकरण क्या है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आपको पता होगा ये चीन अथवा तिब्बत वाला क्षेत्र है और यहाँ पर चीन अथवा तिब्बत में ही एक बेहद चर्चित ग्लेशियर है। खैर, इसे झील की बात करें पहले, इस झील का नाम
मानसरोवर झील है, और इसी मानसरोवर झील के अंतर्गत चेमा युंगडुंग ग्लेशियर भी है। तो खैर, मानसरोवर झील की बात करें, मानसरोवर झील से उत्तर की दिशा में यहाँ से कुछ इस तरह से बहते हुए एक नदी निकलती है, और ये नदी लेह लद्दाख होते हुए पाक अधिकृत कश्मीर पहुँच करके वहाँ से पाकिस्तान प्रवेश कर जाती है, और अंततः ये अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। और इस नदी का नाम सिंधु नदी है। साथियों, जब हम भारत में अपवाह तंत्र या फिर भारत की नदियों के बारे में आपसे बातचीत करेंगे, वहाँ हम सिंधु नदी के संबंध में जितने सारे स्टडी फैक्ट हैं उनका हम बड़ा ही मार्मिक अंकन करेंगे। अभी खैर आपको बता दे रहे हैं, ये जो जम्मू कश्मीर अभी जो 2 संघ शासित राज्यों में बटा, उसमें लेह लद्दाख एक जो संघ शासित प्रदेश बना है, उसमें एक जिला लेह है, वो सिंधु नदी के किनारे ही स्थित है। तो हमने कहा ये सिंधु नदी रही, और सिंधु नदी में ये मानसरोवर झील के ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से एक और भी नदी निकलती है, और ये नदी फाइनली यहाँ से होते हुए पंजाब हो करके और ये भी वापस पाकिस्तान चली जाती है। और इसी सिंधु की ये भी चूँकि सहायक नदी है, इस वाली नदी का नाम सतलज नदी है। ध्यान देंगे, हमने कहा इस नदी का नाम सतलज है। तो सिडनी बुराड महोदय के मुताबिक ये जो सिंधु और सतलज नदी के बीच का ये जो हिमालयी क्षेत्र है, वापस देखिए, सिडनी बुराड महोदय के मुताबिक सिंधु और सतलज नदियों के बीच का ये जो हिमालयी क्षेत्र है, इसे पंजाब अथवा कश्मीर हिमालय की संज्ञा दी गई है। इसे हमने कहा पंजाब अथवा कश्मीर हिमालय की संज्ञा दी गई है। पंजाब अथवा कश्मीर हिमालय इसे कहा गया है, और इस पंजाब अथवा कश्मीर हिमालय का विस्तार लगभग 560 किलोमीटर का है। फिर से देखें, हमने कहा ये सिंधु और सतलज नदियों के बीच का जो ये हिमालयी क्षेत्र है, इसे सिडनी बुराड महोदय ने पंजाब अथवा कश्मीर हिमालय की संज्ञा दी है, जिसका विस्तार लगभग 560 किलोमीटर का है। और इसी ये पंजाब अथवा कश्मीर हिमालय के अंतर्गत ही बेहद चर्चित दर्रे, जिसमें आपने नाम सुना होगा सिपकीला, रोहतांग और बड़ा लाचला, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, बनिहाल, बुरजिल और जोजिला, ये आपने दर्रे का नाम सुन रखा होगा। ये सारे के सारे दर्रे जो हैं पंजाब अथवा कश्मीर हिमालय वाले क्षेत्र में आते हैं। आगे बढ़े साथियों, आगे बढ़ें तो देखिएगा, एक ये नेपाल वाले क्षेत्र से गंगा की एक सहायक नदी है जो निकल करके आती है, और उस नदी का आपने नाम सुना होगा, इसे काली नदी की संज्ञा दी जाती है। हमने कहा इसे काली नदी की संज्ञा दी जाती है, जो कि गंगा में मिलने वाले ये दाएं किनारे की नदी है। तो इस काली नदी और इस सतलज नदी के बीच का ये वाला जो हिमालयी क्षेत्र है, हमने कहा सतलज और काली नदी के बीच का ये जो हिमालयी क्षेत्र है, इसे सिडनी बुराड महोदय ने कुमायूं हिमालय की संज्ञा दी है। इसे हमने कहा सिडनी बुराड महोदय ने कुमायूं हिमालय की संज्ञा दी है, और इस कुमायूं हिमालय का विस्तार लगभग 320 किलोमीटर का है। और एक बात और, इस कुमायूं हिमालय वाले क्षेत्र से आपके जो उत्तर भारत की प्रमुख मैदानी नदियां हैं, गंगा और उसकी प्रमुख सहायक नदी यमुना, इन दोनों नदियों का उद्भव, इन दोनों नदियों का जन्म इस कुमायूं हिमालय वाले क्षेत्र से होता है। क्योंकि कुमायूं हिमालय में ही उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला स्थित है, जहाँ पर गंगोत्री और यमुनोत्री हिमनद है, जहाँ से इन दोनों नदियों का उद्भव माना जाता है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड राज्य के जो 3 प्रमुख दर्रे हैं, लिपुलेख, माना और नीति, ये लिपुलेख, माना और नीति, ये 3 के तीनों दर्रे कुमायूं हिमालय वाले क्षेत्र में आते हैं। आगे बढ़े साथियों, तो नेपाल हिमालय से ही एक और भी नदी बहते हुई आती है, जो कि गंगा की सहायक नदी है, और इस नदी का नाम आपने सुना होगा तीस्ता।
ये एक नदी का नाम है, तीस्ता नदी। तो सिडनी बुराड़ महोदय के मुताबिक ये काली और तीस्ता नदी के बीच का, काली और तीस्ता नदी के बीच का ये जो हिमालयी क्षेत्र है, इसे सिडनी बुराड़ महोदय ने नेपाल हिमालय की संज्ञा दी है। इसे हमने कहा सिडनी बुराड़ महोदय ने नेपाल हिमालय की संज्ञा दी है। और सिडनी बुराड़ महोदय के मुताबिक नेपाल हिमालय का विस्तार लगभग 800 किलोमीटर का है। वापस देखें, इन केस एग्जामिनर आपसे पूछे नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच में है, तो ऐसी स्थिति में आपका जवाब काली और तीस्ता नदी होना चाहिए। दूसरा, नेपाल हिमालय का विस्तार निम्न में से लगभग कितने किलोमीटर, तो लगभग 800 किलोमीटर का है। और ख़ास ध्यान देने वाली बात यही है दोस्तों कि नेपाल हिमालय वाले क्षेत्र में जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे आप माउंट एवरेस्ट कहते हैं, अथवा नेपाल में जिसे सागरमाथा कहते हैं, अथवा चीन अथवा तिब्बत में जिसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ पर्वतों की रानी है, या यूँ कहें विश्व का तीसरा ध्रुव, वो नेपाल हिमालय वाले क्षेत्र में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर की है, 8848 मीटर की है। आगे बढ़ें, ध्यान दें, ये तीस्ता नदी और ध्यान दें, ये जो आप देख पा रहे हैं मानसरोवर झील के चेम्मायुंगडुंग ग्लेशियर से ही ये पूरब की दिशा में एक और भी नदी बहते हुई आती है, जो कि ये नामचा बरवा पर्वत के और पूरब से दक्षिण दिशा में मुड़ करके और दिबांग घाटी से ये भारत में प्रवेश करके असोम के माजुली द्वीप का निर्माण करते हुए ये बांग्लादेश पहुंच जाती है। इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र नदी है। वापस देखें, हमने कहा ये ब्रह्मपुत्र नदी है। वापस देखें, हमने कहा जिस झील से, यानी मानसरोवर झील से, जहाँ से सिंधु और सतलज नदियों का उद्भव हुआ है, उसी झील से ही चेम्मायुंगडुंग ग्लेशियर से ही एक और भी नदी पूरब की दिशा में बहते हुए जाती है, जिसका नाम ब्रह्मपुत्र है। और ब्रह्मपुत्र नदी ये नामचा बरवा पर्वत के दक्षिण दिशा में मुड़ करके दिबांग घाटी से ये अरुणाचल प्रदेश यानी भारत में प्रवेश कर जाती है और असोम के माजुली जिले से होते हुए फाइनली ये बांग्लादेश पहुंच जाती है। और इस तरह से ये जो तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो हिमालयी क्षेत्र है, सिडनी बुराड़ महोदय ने इस तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच वाले हिमालयी क्षेत्र को असम हिमालय की संज्ञा दी है। और असम हिमालय का विस्तार लगभग 720 किलोमीटर का है। असम हिमालय का विस्तार लगभग 720 किलोमीटर का है। ध्यान दें साथियों, ये जो असम हिमालय है, इसमें ही कुछ प्रमुख चर्चित दर्रे, जिसे सामान्यतः सर्वाधिक बार आपका एग्जामिनर पूछता है, जो सिक्किम में नाथुला और जयलेपला दर्रे हैं, या उसके अतिरिक्त अरुणाचल प्रदेश में जो बोमडिला, यांग्याप और दिफू दर्रे हैं, ये आपके सब के सब इस असोम हिमालय वाले क्षेत्र में आएंगे। और इसके अतिरिक्त हम आपको बताएं, ये कई बार अलग अलग राज्य की ये टेट परीक्षाओं में समानता ये जो प्रश्न पूछा गया है, ये अभी हम बात कर रहे थे ब्रह्मपुत्र नदी की, यहाँ से संबंधित कि ब्रह्मपुत्र नदी को चीन अथवा तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को चीन अथवा तिब्बत में सांगपो अथवा सांपू नदी कहते हैं। और यही नदी जब बांग्लादेश प्रवेश कर जाती है, तो इसी ब्रह्मपुत्र नदी को ही जमुना नदी कहते हैं। और यही जमुना नदी अथवा यही सांगपो अथवा सांपू नदी भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। साथियों, नदियों की बात हम आपसे विस्तार में अगले वीडियो में करेंगे। अभी फ़िलहाल आज की क्लास बस इतना ही। उम्मीद है आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट के माध्यम से आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम अपनी क्वालिटी को और बेहतर कर सकें और अधिक इम्प्रूव कर सकें। और मिलेंगे फिर हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।